जय हिंद साथियों, कैसे आप सब लोग। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए एक बेहतरीन क्लास लाया हूँ जिसमें आप लोगों का श्वसन का जो चैप्टर है यानी जैव प्रक्रम के अंतर्गत जो श्वसन का चैप्टर यानी श्वसन यानी रेस्पिरेशन, किसका रेस्पिरेशन का जो चैप्टर है आज मैं उसको क्लियर करने वाला हूँ। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि रेस्पिरेशन में क्या होता है। आपकी जो बात करें तो इस चैप्टर की जान है, क्या है, इस चैप्टर की जान है। और यहीं से क्या होता है, आपका क्वेश्चन बनता है। क्या होता है, यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है जो कि श्वसन से पूछता है। ठीक है, तो आप लोग, मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोग क्लास को छोड़कर जाइएगा मत। ठीक है, पूरी क्लास अच्छे से देखिएगा तभी आपको श्वसन समझ में आएगा, क्योंकि इसमें जिस तरीके से श्वसन को दिया गया है उसको मैं बेहतरीन तरीके से आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि आपको अगर समझना है, बेहतर ढंग से समझना है, तो आपको क्लास में बने रहना होगा, तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपने क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। तो जैसा कि आपको जैव प्रक्रम में काफ़ी चीज़ें बताई जा चुकी हैं, ठीक, तो उसके आधार पर मैं आज नेक्स्ट टॉपिक है जैव प्रक्रम के अंतर्गत ही श्वसन का, जिसे क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं उसे, रेस्पिरेशन। ठीक है, जो चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है, रेस्पिरेशन का यानी श्वसन का। तो आइए बात करते हैं श्वसन किसे कहते हैं। श्वसन किसे कहते हैं यानी रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन यानी पोषण प्रक्रम के दौरान, यानी न्यूट्रिएशन जब आप लेते रहते हैं, यानी जब आप भोजन करते हैं तो उस प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री, यानी जो आप पोषण यानी जब आप क्या किए हो, ग्रहण किए हो कोई खाद्य सामग्री, तो उसका उपयोग कौन करता है, उसका उपयोग कोशिकाओं में होता है। कहाँ पर होता है, कोशिकाओं में होता है। जिससे क्या होता है, जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। जिससे क्या होता है, विभिन्न जैव प्रक्रम, जो बहुत सारी जैव प्रक्रम की क्रियाएं आपके शरीर में होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, ऊर्जा का उपयोग होता है, जिसको हम लोग नीचे अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, फिगर के माध्यम से। ठीक, तो क्या होता है, जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है और ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये सीधा सीधा बता रहा है कि ये जो ये श्वसन का चैप्टर है वो कोशिकाओं के अंतर्गत है। ठीक है, वो किसके अंतर्गत है, कोशिकाओं के अंतर्गत है, जिसमें ये बता रहा है कि जो भी ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। यानी कोशिका के अंदर जो विखंडन हो रहा है, किसके अंदर विखंडन हो रहा है, कोशिका के अंदर जो विखंडन हो रहा है उसे क्या बोलते हैं, कोशिकीय विखंडन। कहाँ पर विखंडन हो रहा है भाई, कोशिका के अंदर। ठीक है, जो भोजन का विखंडन था उसे क्या बोलते हैं, कोशिकीय विखंडन। तो उसके बारे में निम्न तरीके से हम समझते हैं, जो कि एक फिगर के माध्यम से बनाया गया है। क्या बनाया गया है, फिगर, भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन। तो ये क्या हो गया हमारा ग्लूकोज, जिसको C6H12O6। ठीक है, यहाँ पर कार्बन कितना है, 6। तो कोशिका द्रव में देखो ऐसे नहीं समझ में आएगा, क्या होता है, इस तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो आइए हम बात करते हैं कैसे होता है। आपका जो ग्लूकोज है वो किस तरीके से टूट रहा है कोशिका द्रव्य में। ठीक है, किस तरीके से आपका टूट रहा है, पहले हमें एक नॉर्मल तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है, तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, एक सेकंड। जैसे मान के चलो हमें ग्लूकोज क्या है, C6H12O6 प्लस क्या है, 6O2। अभी क्या हो रहा है, अब ये टूटेगा, किस में टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम ग्लूकोज, ये C6H12O6 क्या हो गया, आपका ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज जो हमने भोजन किया है, जो हमने क्या किया है,
भोजन किया है उसके साथ साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन भी जा रहा है। तो इसमें क्या टूट रहा है, C6CO2 गड़बड़ थोड़ा सा बन रहा है, 6 क्या बन रहा है, 6CO2 प्लस क्या बन रहा है, 6H2O, क्या बन रहा है, 6H2O प्लस 686, कितनी ऊर्जा बन रही है, KCl। यानी जो आपका ग्लूकोज था, ठीक है, ग्लूकोज का क्या हुआ, ऑक्सीकरण की क्रिया हुई और इसके फलस्वरूप क्या बना, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में क्या बना, ऊर्जा बना, यानी ऊष्मा निकली। ठीक है, क्या निकली, ऊष्मा निकली। जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है। क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, यानी ऑक्सीजन क्या किया जा रहा है, ग्रहण किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन क्या कर रही है, ग्लूकोज को क्या कर रही है, तोड़ दे रही है, ग्लूकोज को क्या कर दे रही है, तोड़ दे। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है, श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया या क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है, जिसके फलस्वरूप यह ऑक्सीजन जो है, ये 6O2 जो है क्या करता है, O2 क्या करता है, आपके ग्लूकोज को क्या करती है, तोड़ देती है। श्वसन की प्रक्रिया में क्या होती है, तोड़ देती है, जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण किया जाए, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देती है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा H2O यानी जल तथा ऊर्जा, यानी क्या कर रही है, ऊष्मा, ठीक है, जिससे ऊर्जा क्या होती है, निकलती है। इतनी बात समझ में आई, चलो ठीक है। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ें देखो नीचे क्या बताई गई है कि ऊर्जा क्या हो रही है, टूट रही है। क्या हो रही है, ऊर्जा टूट रही है। जो 6H12O6 जो बन गया है आपका ग्लूकोज है, क्या कर रही है, ऑक्सीजन क्या कर रही है, कोशिका द्रव में ऊर्जा को तोड़ रही है, जिसमें क्या मुख्य निभा रहे हैं, पाइरुवेट तथा ऊर्जा, जिससे क्या निकल रहा है, पाइरुवेट तथा ऊर्जा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ रही है, पाइरुवेट तथा ऊर्जा। ठीक है, इतनी बातें आप लोग समझ में आई। तो आगे मैं इसमें और अच्छे से समझाने वाला हूँ कि देखो ऊपर क्या है, हमारा ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज जो कि कोशिका द्रव में क्या हो रहा है, कोशिकीय शोषण हो रहा है। ठीक है, और देखो जो कोशिकीय शोषण होता है ये किसमें होता है, कोशिका के अंदर होता है। और ये जो कोशिकीय क्या बोलते हैं इसको, कोशिकीय शोषण होता है, ये क्या होती है, एक जटिल प्रक्रिया होती है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप पाचन के फलस्वरूप बना ग्लूकोज कोशिका के अंदर टूट जाता है और हमें ऊर्जा देता है। क्या होता है, यह क्या है, यह क्या है, यह एक जटिल प्रक्रिया। क्या है, ये एक जटिल प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है। क्या है, ये जटिल प्रक्रिया है जो क्या होता है, कोशिका, ठीक है, कोशिका द्रव में क्या होता है, टूट जाता है। क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है, और टूटने के बाद क्या देता है हमको, टूटने के बाद हमको क्या देता है, ऊर्जा देता है। ठीक है, क्या देता है, ऊर्जा देता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गया आपको। क्या होता है, यह कोशिका के अंदर होता है और यह क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है जो क्या होता है, कोशिका, यानी क्या होता है, कोशिका के अंदर ही ग्लूकोज क्या होता है, जो इसमें का ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज देख रहे हो, ये ग्लूकोज देख रहे हो ना, ग्लूकोज क्या होता है, कोशिका के अंदर ही क्या होता है, टूट जाता है, कोशिका के अंदर ही टूट जाता है। और टूटने के बाद हमको क्या देता है, एनर्जी देता है। टूटने के बाद क्या देता है हमको, एनर्जी देता है। ठीक है, एनर्जी देता है। उसके बाद जब हमें एनर्जी देता है तो ये 3 तरीके की उपस्थिति प्रस्तुत करता है। क्या, एक करता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, एक करता है ऑक्सीजन के अभाव में, और एक करता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। एक अनुपस्थिति में करता है, एक ऑक्सीजन का जब हल्का फुल्का मतलब वहाँ पर अभाव रहे, बहुत कम मिले, और एक होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में।
तो आइए समझते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में कैसे करता है। तो देखो कहाँ क्या है आपका, अगर हम बात करें तो जो प्रक्रिया बन रही है एक क्या बन रही है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, एक ऑक्सीजन का क्या बन रहा है, अभाव, और एक ऑक्सीजन क्या बन रहा है, उपस्थिति। तीनों प्रक्रियाएं आपको देखने को मिल रही है। अब देखो क्या होता है, क्या जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहता है तो जिसे बोलते हैं अनाक्सीय श्वसन, जहाँ पर ऑक्सीजन उपस्थित न रहे उसे बोलते हैं अनाक्सीय श्वसन। क्या बोलते हैं उसे, अनाक्सीय श्वसन, ठीक है। और जहाँ पर ऑक्सीजन उपस्थित रहे उसे बोलते हैं आक्सीय श्वसन। क्या बोलते हैं, आक्सीय श्वसन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है मेरी, ठीक। तो क्या होता है, ईस्ट में बात करें, यहाँ पर जो ईस्ट होता है, ईस्ट का किण्वन जो होता है, ठीक है, ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट में आपका अनाक्सीय श्वसन होता है। क्या होता है, अनाक्सीय, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है, होता है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई आपको। क्या होता है, यह ईस्ट में क्या होता है, अनाक्सीय श्वसन होता है। बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें इसके साथ साथ, तो अगर इसके साथ साथ हम बात करें, आप लोगों को बताएं तो क्या होता है, जब कोशिका के अंदर क्या होता है, अनाक्सीय श्वसन चलता है। क्या चलता है, अनाक्सीय, यानी ऑक्सीजन नहीं होता है, अनाक्सीय श्वसन चलता है, तो उसके फलस्वरूप कितनी एटीपी का निर्माण होता है, 4 एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म जानते हो ना, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। कितने एटीपी का निर्माण होता है, 4 एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है। इसको आप लोग लिखते जाइएगा क्योंकि आपके नोट्स में नहीं मिलेगा, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा एडवांटेज आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। क्लास में बने रहिए अच्छे से, तो चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक। तो क्या होता है, कोशिका द्रव में अनाक्सीय श्वसन के फलस्वरूप क्या होता है, 4 एटीपी का निर्माण होता है। कितने एटीपी का, 4 एटीपी का निर्माण होता है, जिसमें क्या होता है, 4 जो एटीपी होते हैं उसमें से 2 एटीपी क्या होते हैं, 2 एटीपी क्या हो जाते हैं, 2 एटीपी ग्लूकोज को तोड़ने में खर्च हो जाते हैं। किसको तोड़ने में, ग्लूकोज। अरे कहाँ चला गया, ओफो, चलो ठीक है। इतना समझ गए ना कि कोशिका द्रव में क्या होता है, यानी ईस्ट के अंदर क्या होता है, अनाक्सीय श्वसन होता है। क्या होता है, अनाक्सीय श्वसन होता है, जिसमें क्या होता है कि 4 एटीपी का निर्माण होता है, जिसमें 2 एटीपी क्या होता है, 2 एटीपी, जिसमें थोड़ा सा पेंसिल अच्छे से चल नहीं रहा है, 2 एटीपी क्या होता है, 2 एटीपी ग्लूकोज को तोड़ने में, ग्लूकोज को क्या करता है, तोड़ने में खर्च हो जाता है। क्या होता है, तोड़ने में खर्च हो जाता है। क्या हो जाता है, खर्च, यानी समाप्त हो जाता है। जैसे आपको कुछ एनर्जी दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे, हाँ, आप मेहनत करते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर कुछ खर्च होता है, तो ये भी क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़ता है। तो ग्लूकोज को तोड़ने में, अब देखो ऑक्सीजन की उपस्थिति तो है नहीं, अब ऑक्सीजन की उपस्थिति होती तो बात कुछ और होता। तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है, तो क्या हो रहा है, ये अपने एटीपी, जो एटीपी है, तो क्या कर रहा है, ग्लूकोज को तोड़ता है, ठीक है। तो जब तोड़ता है तो उसमें उसका कुछ एटीपी खर्च हो जाता है, जिसमें 2 एटीपी क्या हो रहा है, खर्च हो जा रहा है, ठीक है। 2 एटीपी क्या हो रहा है, खर्च हो जा रहे हैं, और शेष कितना बच रहा है, शेष इसका 2 एटीपी बच जा रहा है। 2 एटीपी क्या हो रहा है, बच जा रहा है। जो ईस्ट रहता है उसका 2 एटीपी क्या हो रहा है, बच हो जा रहा है, यानी 2 एटीपी का क्या हो गया, इसको लाभ हो गया। क्या हो गया, इसको लाभ हो जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, चलो ठीक। तो ये जो अभी को हमने पढ़ा है, ठीक,
अभी को जो हमने ये पढ़ा, ठीक है, तो ये किस में पढ़ा हमने, अभी को हमने जो पढ़ा ये ईस्ट में पढ़ा, ठीक है, किस में पढ़ा हमने, ईस्ट में पढ़ा। अब उसके बाद पढ़ते हैं ऑक्सीजन का अभाव, ऑक्सीजन का अभाव। अब ऑक्सीजन का अभाव अगर देखा जाए तो हमारी ये पेशी कोशिकाओं में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है, मस्कुलर सिस्टम में देखने को मिलता है, यानी पेशी कोशिकाओं में देखने को मिलता है, ठीक है, किस में, पेशीय कोशिकाओं में, पेशीय कोशिकाओं में, ठीक है, कहाँ देखने को मिलता है हम लोगों को, पेशीय कोशिकाओं में, ठीक है। तो हमारी पेशी, यानी कहने का मतलब ये कब होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का अभाव, यानी जब हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा वर्क कर देते हैं, क्या कर देते हैं, वर्क यानी कार्य कर देते हैं। अगर आपसे बोल दिया जाए, ठीक है, आप दिन में अगर 2 घंटा काम करने का 2 आवर्स काम कर सकते हो, लेकिन अगर हम आपको बोले कि नहीं, आपको 2 घंटा काम नहीं करना है, बल्कि आपको 8 आवर्स काम करना है, अगर अब 8 आवर्स काम करने के लिए दे दे तो हालत तो ख़राब हो जाएगी, आए दैया, अब क्या होगा अपना। तो आप क्या करोगे, अब 8 घंटा काम करने के लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए। अब 8 घंटा काम करने के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए। अब एनर्जी चाहिए तो भाई आप क्या करते हो, अब शरीरिया तो वही है, बदल तो जाएगा नहीं। तो क्या होता है, काम करते करते हमारे शरीर में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल जमा होने लगता है। जिस अंग से ज़्यादा काम करेंगे, जिस अंग से ज़्यादा काम करेंगे वहाँ पर क्या होता है, लैक्टिक अम्ल जमा होने लगता है, ठीक है। तो क्या होता है, वहाँ पर ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी पेशी कोशिकाएँ क्या होती है, थक जाती हैं। क्या हो जाती हैं, पेशी कोशिकाएँ क्या होती हैं, थक जाती हैं, ठीक है, यानी वो थक जाएंगी। जहाँ लैक्टिक अम्ल जम जाएगा तो फिर उसके बाद वहाँ पर ऑक्सीजन आना जाना बंद हो जाएगा, यानी O2 का क्या होगा, आवागमन बंद हो जाएगा, ठीक है, आवागमन बंद हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा कि आपकी वो सिस्टम क्या हो गया, जिस अंग से आप काम कर रहे थे वहाँ की क्या होती हैं, आपकी जो पेशी होती हैं वो क्या हो जाती हैं, थक जाती हैं और काम करने के योग्य नहीं रह जाती हैं। जब उसमें आवागमन यानी ऑक्सीजन का आवागमन जाना स्टार्ट हो जाता है, ऊर्जा अच्छे से जाने लगती है, तो क्या होता है, वो पेशी अच्छे से काम करना प्रारंभ कर देती है। जैसे आप लोग क्या करते हो, जिम करने जाते हो ना, बेचारा गया पहले दिन जिम करने, बेचारा गया कब, क्या करा, पहले दिन जिम करने, मार आया खूब मेहनत, गुंडाई में क्या किया, मार आया, जिम गया, कहाँ गया, जिम में गया, और फर्स्ट डे ही क्या किया, खूब मेहनत किया, क्या किया, खूब मेहनत किया, और खूब मेहनत करने के बाद क्या हो गया, उसका शरीर क्या हो गया, थक गया, उसका शरीर क्या हुआ, उसका शरीर थक गया, ठीक, यानी थक क्यों गया, क्योंकि उसकी पेशियों में क्या हो गया, लैक्टिक अम्ल जमा हो गया, उसकी पेशियों में क्या हो गया, लैक्टिक अम्ल जमा हो गया। जब लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है तो O2 रुक जाता है, O2 क्या हो जाता है, रुक जाता है, यानी O2 अच्छे से जा नहीं पाता, यानी ऑक्सीजन अच्छे से जा नहीं पाता, जिसकी वजह से ऊर्जा वहाँ पर कम मिलती है। ऊर्जा जाएगी, लेकिन ऊर्जा की मात्रा क्या रहेगी, कम रहेगी, ऊर्जा की मात्रा क्या रहेगी, कम रहेगी, ठीक है। तो इसे बोला जाता है ऑक्सीजन का अभाव। ऑक्सीजन के अभाव में भी हमारी कोशिका में क्या हो रहा है, ऊर्जा जा रही है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। अब उसके बाद अब देखते हैं ऑक्सीश्वसन। अगर देखा जाए तो ऑक्सीश्वसन कहाँ देखने को मिलता है, ऑक्सीश्वसन हमें माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता है, ठीक है। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया का है, क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का है, ठीक है। इसको मैं बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूँ, इसको अच्छे से समझना, ठीक, इसको बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूँ, ठीक है, इधर उधर भागना मत, ठीक। देखो क्या होता है, ये किस में होता है, ऑक्सीश्वसन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जिसे बोलते हैं ऑक्सीश्वसन। इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीश्वसन,
ठीक है, ऑक्सीजन। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनेगा, टेंशन मत लेना। अरे तरीके तो टाइम ज़्यादा हो रहा है, 20 मिनट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 10 मिनट में ख़त्म हो जाए। इसे समझाना बहुत जरूरी। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। क्यों, किस लिए होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले चक्र को, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चलता है, चक्र चलता है। क्या चलता है, चक्र चलता है, जिसे बोलते हैं क्रेब चक्र, जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, क्रेब साइकिल। ठीक है, क्या बोला जाता है, क्रेब साइकिल। ठीक है, कोशिका द्रव में कुछ ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप क्या होता है, कोशिका द्रव में कुछ ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप बने दो पार्विक अम्ल को माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण अपघटन यानी टूटना होता है। क्या होता है, पूरी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है पार्विक अम्ल को, जो पाइरुविक अम्ल होता है, क्या होता है, पाइरुविक अम्ल, समझिएगा, पाइरुविक, ये किताब में आपके दिया है, पाइरुविक अम्ल। क्या होता है, पाइरुविक अम्ल जो होता है वो पूर्ण तरीके से किस में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड, अरे उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी तरीके से उसको टूटना होता है, यानी अपघटन होता है। क्या होता है, अपघटन होता है। पाइरुविक अम्ल का माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, पूर्ण रूप से अपघटन होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। फिर उसके बाद क्या होता है, एक पाइरुविक, जो देखो एक पाइरुविक अम्ल में, एक पाइरुविक अम्ल के अपघटन से क्या क्या होता है, 18 ATP 18 ATP का क्या होता है, निर्माण होता है। यानी 18 ATP क्या होते हैं, बनते हैं। क्या होते हैं, 18 ATP का निर्माण होता है, यानी 18 ATP बनते हैं। तो अगर देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया में कितने ATP पहुँचते हैं, अरे कितने पाइरुविक अम्ल पहुँचते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में अगर देखा जाए तो 2 पाइरुविक अम्ल पहुँचते हैं। कितने, 2 पाइरुविक अम्ल पहुँचते हैं। ठीक है, तो एक पाइरुविक अम्ल में कितने ATP का निर्माण हो रहा है, 18 ATP। तो 2 पाइरुविक अम्ल में कितने ATP का निर्माण होगा, 36 ATP। कितने ATP का, 36 ATP का निर्माण होता है। ठीक है, यानी पाइरुविक अम्ल के अपघटन से कितने ATP का निर्माण हुआ हमको, 36 ATP। बात समझ में आ गई। हाँ देखो, कोई नहीं बताएगा इस तरीके से, जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ। 36 ATP का, एक पाइरुविक अम्ल से 18 ATP का निर्माण होता है, तो 2 पाइरुविक अम्ल से 36 ATP का निर्माण होता है। ठीक है, अब उसके बाद आगे बताते हैं। ठीक, आगे देखो क्या है, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, ग्लाइकोलाइसिस बहुत बड़ा नाम है इसका, ग्लाइकोलाइसिस, इंग्लिश या बहुत छोटे का है। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान हमें 2 ATP का, हमें क्या होता है, 2 ATP का क्या होता है, लाभ होता है, यानी एडवांटेज मिलती है। जब ग्लाइकोलाइसिस चलता है तो उसमें 2 ATP का एडवांटेज मिलता है। यानी ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है भाई, ग्लाइकोलाइसिस उसे कहते हैं, सुन लो, कोशिका श्वसन की ये क्या होती है, प्रथम अवस्था होती है, फर्स्ट स्टेज होती है कोशिका श्वसन की। जब कोशिका आपकी बनती है, कोशिका जब पहला स्टेज लेती है, यानी कोशिका श्वसन की क्या होती है, प्रथम अवस्था है, जो कोशिका द्रव में होती है। क्या होती है, कोशिका द्रव में होती है। इस क्रिया में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, बहुत आंशिक, बहुत थोड़ा सा ऑक्सीकरण होता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई ना। चलो ठीक, ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP का क्या होता है, एक्स्ट्रा लाभ होता है। अतः हमारे पास कितने ATP थे, 36 ATP, और कितने ATP का लाभ हुआ, 2 ATP, तो कुल मिला कितने ATP हो गए, 38 ATP। यानी हमारे शरीर में ऊर्जा किससे मुक्त हो रही है, 38 ATP। 38 ATP मिलकर क्या कर रहे हैं, 38 ATP मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं,
निर्माण करते हैं, जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी। जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और क्रेब्स चक्र के दौरान, क्रेब चक्र के दौरान क्या निकलता है, CO2। CO2 क्या होता है, निकलता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। चलो ठीक है, अब समझ में आ गया, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ठीक, उसके बाद आगे हम चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आई होप। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं श्वसन, श्वसन के प्रकार। ठीक है, यानी श्वसन कितने प्रकार का हो रहा है यहाँ पर बताया गया है। तो श्वसन को 2 बराबर भागों में बांटा गया है, एक वायुवी श्वसन, एक अवायुवी श्वसन। वायुवी श्वसन जिसे बोलते हैं आक्सीय श्वसन, इसे बोलते हैं अनाक्सीय श्वसन। ठीक है, ये वायुवी श्वसन क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और अवायुवी क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। और वायुवी में क्या होता है, ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन होता है, यानी पूर्ण अच्छे से पाचन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। ठीक है, लेकिन इसी के विपरीत ग्लूकोज का अपूर्ण अपचयन होता है। यहाँ पर ग्लूकोज अच्छे से पाचित नहीं होता है, जिसमें एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड क्या और ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। ये सब चीज़ें अगर किसी चीज़ का अपचयन अच्छे से नहीं हुआ, यानी पाचन नहीं हुआ, यानी ये सब चीज़ें क्या होंगी, ऊर्जा के रूप में मुक्त होती हैं। ठीक है, और उसके बाद बात करें तो इसके बाद क्या बताया गया है, यह कोशिका द्रव व माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किस में होता है, वायुवी श्वसन। कोशिका द्रव यानी कोशिका द्रव में ऑक्सीय श्वसन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीय श्वसन होता है ना, और कोशिका द्रव में तो अनाक्सीय श्वसन होता है। सही है, यह कोशिका द्रव व माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और देखो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, कोशिका द्रव और कोशिका श्वसन 2 प्रकार का होता है, जिसमें कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया को लिया जा सकता है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो कोशिका द्रव क्या होता है, अनाक्सीय श्वसन है। क्या है, अनाक्सीय। और आपका कोशिका द्रव में यह केवल अब देखो बात समझ में आ रही है। ठीक है, यहाँ पर देखो मैं बता रहा हूँ कि क्या हो रहा है। यह कोशिका द्रव माइटोकॉन्ड्रिया मतलब वायुवी जो श्वसन होता है ये दोनों में चलता है, कोशिका द्रव में भी और माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन जो अवायुवी श्वसन होता है किस में चलता है, केवल और केवल द्रव में चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं चलता। यानी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, नहीं चलता। ठीक है, इसमें वायुवी श्वसन में क्या होता है, अधिक ऊर्जा का निर्माण यानी अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। 38 ATP यानी 2 ऊर्जा एक्स्ट्रा मिल रहा है। इसमें 36 ATP बताया गया है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या मिल रहा है हमको, 38 ATP मिलता है जो मानव में होता है। लेकिन यहाँ ऊर्जा कम मुक्त होती है। यानी कितनी ऊर्जा बताया मैंने, 2 ATP का लाभ होता है। कितने ATP का लाभ होता है, 2 ATP का, 2 + 2 4 ATP मिलता है, जिसमें 2 ATP क्या करता है, खर्च कर देता है ऊर्जा मुक्त करने में। क्या करता है, ये ईस्ट क्या करता है, खर्च कर देता है, जिसमें 2 ATP सिर्फ इसको मिलते हैं। क्या होते हैं, 2 ATP मिलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो चलो थोड़ा सा आगे हम समझा देते हैं मानव श्वसन तंत्र। क्या समझा देते हैं आपको, मानव श्वसन तंत्र। ठीक, तो आइए अब समझते हैं मानव श्वसन। पहला क्या दिया है, नासा द्वार। पहला क्या दिया है आपका, नासा द्वार। दूसरा क्या है, ग्रसनी। तीसरा क्या है, कंठ। चौथा क्या है, श्वास नली। पांचवा क्या है, श्वसनी। छठवां क्या है, श्वसनिका। और सातवां क्या है, फुफ्फुस फेफड़े। ठीक है, क्या है, फुफ्फुस फेफड़े। क्या है, कूपिका कोशा रुधिर वाहिकाएँ। क्या होते हैं, कूपिका कोशा रुधिर वाहिकाएँ। देखिए आइए समझते हैं आपको। नासा छिद्र या नासा द्वार। देखो नासा छिद्र क्या करता है, इस भाग से क्या होती है, वायु अंदर जाती है। क्या होती है, वायु अंदर जाती है। ठीक है, वायु कहाँ जाती है, अंदर जाती है। और इसमें क्या पाए जाते हैं, नासा द्वार में हल्के हल्के बाल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये फेरेक्स
4x, PHORYNX, ग्रसनी को बोलते हैं। ठीक है, ग्रसनी को कहा जाता है। यह क्या होता है? यह नासिका कपाट के ठीक नीचे होता है। किसके नीचे होता है? नासिका कपाट के ठीक नीचे, नासिका कपाट के ठीक नीचे क्या होता है? ठीक नीचे, नासिका कपाट के क्या होते हैं? ठीक नीचे होता है। ठीक है, आइए मैं फिगर के माध्यम से समझाता चलूँ, बताता चलूँ। ठीक है, देखो इसमें क्या है, नासा द्वार दिया है, नासा द्वार दिया है। ठीक है, इसमें क्या दिया है? नासा द्वार। ये क्या है? नासा द्वार। ठीक है, जो क्या होता है? नासा द्वार यानी नाक का एक छिद्र होता है, जिससे क्या होती है? वायु क्या होती है? अंदर जाती है। क्या जाती है? अंदर जाती है। और उसके बाद मुख गुहा। ठीक है, उसके बाद नीचे क्या है? ग्रसनी। क्या है? ग्रसनी। ये क्या आपकी? ग्रसनी। ग्रसनी क्या कहती है? ये नासिका कपाट के ठीक नीचे होती है। क्या ये आपका नासिका कपाट हो गया? और नासिका कपाट के जस्ट ठीक नीचे होती है। ठीक, तथा मुख गुहा के पीछे पाया जाता है। अब देखो यहीं पर आपका मुख गुहा है। ठीक है, ये देखो आपका मुख गुहा है, मुख गुहा के ठीक पीछे पाया जाता है। इस मार्ग में भोजन तथा वायु दोनों जाते हैं। इस मार्ग से क्या होते हैं? फूड प्लस O2, ऑक्सीजन दोनों जाते हैं। ऑक्सीजन नहीं लिख सकते हैं, वायु लिख सकते हैं। वायु, वायु क्या होते हैं? दोनों जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? दोनों जाते हैं। ठीक, चलो आगे समझता हूँ मैं। उसके बाद क्या है हमारे पास? देखो और थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? स्वर तंत्र। स्वर तंत्र, जिसे देखो स्वर तंत्र छोड़ो, इसमें क्या है? श्वास नली। क्या आपकी? ये श्वास नली, ये जो बड़ी सी आपकी गई है, ये क्या है? श्वास नली है। ठीक है, इसके द्वारा वायु फेफड़े के अंदर तक जाती है। इस श्वास नली के द्वारा क्या होती है? वायु क्या होती है? फेफड़े के अंदर जाती है। क्या होती है? फेफड़े के अंदर जाती है। वायु क्या करती है? अंदर जाती है। ट्रेकिया के बाहर, देखो ट्रेकिया के बाहर यानी कार्टिलेज को सुरक्षा प्रदान करती है। क्या करती है? इसी में आपका ट्रेकिया के बाहर क्या होता है? कार्टिलेज में सुरक्षा प्रदान करती है, जिसे हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं। ठीक है, चलो ठीक, इतनी बात समझ में आ गई ना। चलो आगे बताते हैं आपको। उसके बाद क्या है आपका? उसके बाद आपका श्वास नलियाँ हैं, कूपिकाएँ हैं। ठीक है, देखिए ये कूपिकाएँ हैं, श्वास नलिकाएँ। ठीक है, इसी क्या होती हैं? आपके फेफड़े में लगी रहती है, जो कैसी रहती हैं? गुच्छेदार बनी रहती हैं। ठीक है, कैसी बनी रहती हैं? गुच्छेदार बनी रहती हैं। ठीक, और ये क्या है? कहीं आपकी रिप्स हो गई, पसलियाँ हो गई। ठीक है, पसलियों के अंदर ये हमारी क्या होती है? फेफड़ा रहता है। अरे वो क्या होता है? पसलियों के अंदर क्या रहता है भाई? आपका फेफड़ा रहता है ना। हाँ, तो आपके लंग्स रहते हैं, सॉरी थोड़ा सा ध्यान उतर गया। फेफड़ा रहता है, फेफड़े के जस्ट नीचे क्या होता है? डायाफ्राम होता है। ठीक है, यह वक्ष गुहा के नीचे तथा उदर गुहा के ऊपर पाया जाता है। नीचे क्या होता है? नीचे क्या होता है? उदर गुहा होता है, और तथा वक्ष गुहा के नीचे होता है। ठीक है, यह संयोजी ऊतक का होता है, यानी कनेक्टिंग टिश्यू होता है एक प्रकार का। यह क्या होता है? अगर देखा जाए तो अगर डायाफ्राम टूट जाए, अगर डायाफ्राम आपका टूट जाता है, क्या हो जाता है? टूट जाता है, तो व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। व्यक्ति की क्या होती है? मृत्यु, यानी वो मर जाएगा, बचेगा नहीं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, उसके बाद इसमें पसलियाँ हैं, फुफ्फुस धमनियाँ हैं। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हैं। ठीक, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मानव श्वसन की क्रिया। मानव श्वसन किस प्रकार से क्रिया करता है? मानव के अंदर जो श्वसन होता है, तो ये क्या होता है? दो तरह से होता है।
एक अंतः शोषण, एक उच्च शोषण। तो अंतः शोषण को समझते हैं। अंतः शोषण के दौरान वक्षी गुहा क्या होती है, फैलती है, यानी जब हम अंतः शोषण यानी शोषण को क्या करते हैं, अंदर लेते हैं, शोषण को क्या करते हैं, अंदर लेते हैं, तो क्या होता है, हमारी गुहा क्या होती है, फैलती है। और पसलियों से संलग्न पेशियाँ क्या होती हैं, सिकुड़ती हैं। जो पसलियों से जुड़ी हुई पेशियाँ रहती हैं, ठीक है, पसलियों से क्या है, जो जुड़ी हुई कोशिका रहती हैं, क्या रहती हैं, पसलियों से संलग्न पेशियाँ। जो ये पसलियाँ हैं आपकी देख रहे हैं, ये पसलियाँ हैं, रिब्स है ना, इससे जो जुड़ी रहती हैं, ठीक है, जुड़ी रहती हैं, क्या जुड़ी रहती हैं, पेशियाँ जुड़ी रहती हैं, वो क्या होती हैं, सिकुड़ती हैं। और वक्ष गुहा के ऊपर क्या होता है, वक्ष ऊपर और बाहर की ओर गति करता है। जो आपका वक्ष रहता है वो क्या करता है, ऊपर और बाहर की तरफ, ऊपर मतलब उठता है, ऐसे जब सांस लेते हैं तो ऊपर उठता है ना, हाँ, तो ऊपर ऐसे उठता है, फिर बाहर निकलता है कि नहीं निकलता है, तो बाहर भी निकलता है। और गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है। जब आप सांस लेते हैं, अंतः शोषण करते हैं, तो गुहा जो रहती है, ठीक है, वो वायु का दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़ों में भर जाती है। यानी प्रेशर जब कम रहेगा तो आपका वायु क्या होगा, अंदर आराम से चला जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसमें बहुत कुछ विशेष चीज़ है नहीं जिसको मैं बहुत ज़्यादा आपको समझाऊं, ठीक है, इसको आसानी से समझ जाओगे एक ही बार में। और उसके बाद उच्च शोषण क्या होता है, वक्षी गुहा अपने मूल आकार में वापस आ जाता है। उच्च शोषण मतलब कि जब आप शोषण को बाहर निकालते हो, यानी बाहर निकालते हो, किस क्या हो जाता है, आपका क्या होता है, जो वक्षी गुहा रहता है क्या होता है, आपका मूल आकार में आ जाता है। अब पसलियों की पेशियाँ शिथिल हो जाती हैं। जो पसलियाँ रहती हैं सिकुड़ती है ना, तो फिर उसके बाद अपनी मूल अवस्था में यानी शिथिल हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएंगी, ठीक है। और वक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाता है। जो वक्ष रहेगा ऊपर उठता है, फूलता है, ऊपर उठता है, हाँ, तो वो फूलेगा नहीं, बल्कि जब आप सांस छोड़ेंगे तो क्या होगा, आराम से आपका बैठ जाएगा। और गुहा में वायु का दाब बढ़ जाता है। जो गुहा होती है उसमें क्या होता है, वायु का दाब क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है, वायु का दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े से बाहर हो जाती है, यानी जब चीज़ें बाहर निकल जाएंगी तो थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो उस प्रेशर को कम करने के लिए वायु क्या होगी, फिर शोषण लेगी, ठीक है। चलो ठीक, समझ गए ना। उसके बाद आगे चलते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा और रह गया है, जिसको मैं अभी 1 मिनट में समझा दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ज़्यादा कुछ है नहीं, तो आपका शोषण समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, अंतः शोषण। इसमें क्या बताया गया है, शोषण के बाद क्या बताया गया है, जो अंतर थे, अंतर को समाप्त करने के बाद बताया गया अंतः शोषण में कि सांस द्वारा वायुमंडल गैस को क्या करते हैं, अंदर लेते हैं। अंतः शोषण में क्या करते हैं, हम सांस को अंदर लेते हैं। और उस शोषण में फेफड़ों से वायु या गैसों को बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं, फेफड़ों से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। और उसके साथ क्या होता है, स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जो मानव हो गए वो क्या करेंगे, वायुमंडल ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। और जो जलीय जीव होते हैं, जो जल में विचरण करते हैं, वे जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। यानी जल का सूत्र क्या होता है, H2O, यानी इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन हो गया और उसके बाद ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। अब पानी हो गया ना, तो क्या होता है, पानी में जो मिला रहता है हमारा ऑक्सीजन, उसका उपयोग कौन करता है, जल में रहने वाले जीव, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। और उसके बाद चलो बात करते हैं आगे। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, चलो बात समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर दिया गया है, कूपिका रक्त व ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान। यानी जो आपकी कूपिका थी, ठीक है, वहाँ पर बताया गया था जो अंगूर के गुच्छे के समान दिखाई दे रही थी, ठीक है, तो वो क्या थी, कूपिका थी। कूपिका रक्त व ऊतक के बीच गैसों का आदान प्रदान किस तरीके से हो रहा है। जैसे देखो, वायु क्या हो रही है, कूपिका में घुस रही है और रक्तवाहिनी में जा रही है। रक्तवाहिनी से बात क्या हो रही है, O2 RBC में हीमोग्लोबिन के साथ क्या हो रही है, मिल जा रही है, ठीक है, मिल जा रही है, तो क्या बना रही है,
हीमोग्लोबिन ऑक्साइड क्या बना रही है, हीमोग्लोबिन HbO2 बनाती है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या होती है, धमनी में घुसती है, धमनी द्वारा O2 ऊतकों में पहुँचती है। क्या होता है, धमनी द्वारा O2 क्या हो रहा है, धमनी द्वारा O2 ऊतक में पहुँचता है। अब ऊतक में पहुँचने के बाद ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऊतक में होता है। पहुँचने के बाद क्या हो रहा है, ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण हो रहा है कहाँ पर, ऊतक में हो रहा है। फिर जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऊतक होता है, ऊतक में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, तो फिर ऊतक में CO2 का उत्पादन होता है। यानी क्या हो रहा है, एक तरफ ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, ग्लूकोज ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है, CO2 का उत्पादन हो रहा है। अब जो CO2 आपके ऊतक में उत्पादित हो रहा है, तो CO2 किस में जा रहा है, रक्त वाहिका में जा रहा है। रक्त वाहिका से क्या हो रहा है, रक्त वाहिका में जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हो गया, इस तरीके से ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे घूम रहा है, ठीक, समझना। पहले क्या हुआ, वायु किस में मिला, रक्त वाहिकी में गया, रक्त वाहिका से सिर्फ RBC में यानी रेड ब्लड कार्पल्स में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर HbO2 बनाया, ठीक है, हीमोग्लोबिन ऑक्साइड। फिर उसके बाद धमनी द्वारा O2 ऊतकों में पहुँचा। उसके बाद ऊतक से कहाँ पहुँच गया, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण में। किसमें, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण किसमें हुआ, ऊतक में। फिर ऊतक में ही CO2 का उत्पादन हुआ, ठीक है, उत्पादन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद CO2 जब ऊतक में से फिर वापस कहाँ आ रहा है, रक्त वाहिका में। कहाँ आ रहा है, रक्त वाहिका में। रक्त वाहिका से किस में गया, CO2 का रक्त में विसरण हो गया, यानी मिल गया। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, रक्त वाहिका द्वारा कोशिका में। अब रक्त वाहिका के द्वारा किस में आ गया, कोशिका। अब कोशिका के माध्यम से कहाँ जा रहा है, CO2 का कोशिका कोश में विसरण हो रहा है, कोशिका कोश में वापस क्या हो रहा है, भेजा जा रहा है। अब उसके बाद कोशिका कोश से CO2 का विमोचन यानी नासा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यानी यह इसमें सीधा सीधा बताया गया है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में मिलने के बाद आपका क्या होता है, ग्लूकोज क्या होता है, ऑक्सीजन क्या करता है, भोजन को तोड़ देता है, ठीक है। जब भोजन को तोड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है, जो कि मैंने बहुत पहले ही बताया, ठीक है। आपके ग्लूकोज और ऑक्सीजन यहाँ पर चीज़ों को समझाया है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। C6H12O6 प्लस O2 6O2, ठीक है। जब ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिले तो फिर क्या हुआ, ग्लूकोज और ऑक्सीजन के क्या हो गया, मिल जाने से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, CO2 का निर्माण हो गया, प्लस और किसका निर्माण हुआ, CO2 का निर्माण हुआ। और उसके बाद किसका निर्माण हुआ भाई, अभी मैंने बताया था ऊपर क्लास में ना, सब लोग। में आ जाएगा, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है कि इस क्लास को बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा सकूं। और जो किताब में क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपकी किताब से काट दी गई हैं, तो मैंने क्या किया है, एक कोशिश किया है कि आपको एक बेहतरीन तरीके से अलग से भी मैंने इसमें कुछ चीज़ें बताई हैं, उसको आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए क्लास बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।